हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। डिस्कस करेंगे डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर के साइंस के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। और ये आपका पार्ट 3 है। इससे पहले हम सेकंड पार्ट इसके और फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप आई के बटन पर क्लिक करके उन दोनों पार्ट्स को देख सकते हैं। और इस वीडियो के बाद में आपके सभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे इस सीरीज के। उसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। यहाँ पर आपके लिए सभी नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जितनी भी पीडीएफ फाइल होती हैं सभी को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टार्ट करेंगे वीडियो को। और ये पहला जो क्वेश्चन था जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और मैं आपको बता दूं क्वेश्चन क्या था। तो ये क्वेश्चन जो था वो था रक्त वर्ग की जानकारी करने के कोई 2 लाभ बताइए। तो ये 2 लाभ लिखे हुए हैं रक्त वर्ग की जानकारी के। रुधिर वर्ग की जानकारी करने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो मरीज को यदि गलत वर्ग का रुधिर दे दिया जाए तो उसके रक्त में अभिश्लेषण क्रिया होने से उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो अभिश्लेषण जो क्रिया होती है उससे उसकी मृत्यु भी हो जाती है अगर गलत रुधिर उसके बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाए। सेकंड पॉइंट है चिकित्सा कानून के मुकदमों में न्यायालयों को बहुत जानकारी मिलती है। इसकी सहायता से पैतृक झगड़े आसानी से निपटाए जा सकते हैं रुधिर वर्ग की जानकारी से। क्वेश्चन है शरीर में रुधिर का महत्व बताइए। तो समस्त कशेरुकी प्राणियों के शरीर में चलने वाली जैविक क्रियाओं के नियमन में रुधिर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। रुधिर शरीर की प्रत्येक कोशिका को तरह तरह के पदार्थ गुलित अवस्था में पहुंचाता है। रक्त वाहिनियों में, शरीर की नलिका विहीन ग्रंथियों में उत्पन्न रस हार्मोन भी सीधे आते हैं, जिनका परिवहन रक्त के माध्यम से होता रहता है तथा शारीरिक नियंत्रण बना रहता है। आगे है मनुष्य के रक्त को जमने में कितना समय लगता है। तो मनुष्य के रक्त को जमने में 4 से 8 मिनट का समय लगता है। आगे है श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। रक्त वर्ग की पहचान सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की। तो रक्त वर्ग की पहचान सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर ने की। ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं ये 1 लाइनर में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और कब की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त वर्ग की पहचान? तो 1868 से 1943 के बीच। आगे रक्त वर्ग की कमी से एवं संक्रमण से होने से कौन कौन से रोग होते हैं। तो रक्त की कमी या रक्त में असामान्यता होने पर कुछ रोग हो जाते हैं, जैसे एनीमिया, पॉलीसाइथेनिया आदि। इस प्रकार रुधिर संक्रमण से होने वाले कुछ रोग जैसे यथा हेपेटाइटिस बी और एड्स आदि। आगे है लोहहीन रक्त अल्पता के परिणाम बताइए। तो महिलाओं में रोग के परिणाम स्वरूप बार बार गर्भपात एवं बिना अधिक अंतर के कई बच्चे पैदा होना महिलाओं के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। खून की कमी वाले बच्चे सामान्य बच्चे की अपेक्षा कम सक्रिय होते हैं। यदि खून की कमी का रूप गंभीर हो तो चेहरे पर एवं पांव पर सूजन आ सकती है। तो जो लोहहीन रक्त अल्पता है इसके कारण क्या क्या होते हैं, इसके रिजल्ट, इसके परिणाम क्या होते हैं। तो महिलाओं के बार बार गर्भपात होता है, या फिर एक साथ कई बार जल्दी कम अंतर में बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं। ये इससे क्या होगा, ब्लड की कमी आएगी, और जब ब्लड की कमी की वजह से जो बच्चे होंगे वो सामान्य बच्चों की अपेक्षा कम सक्रिय होंगे, कम एक्टिव होंगे। आगे है थैलीसीमिया रोग के क्या लक्षण हैं। चेहरा पीला और निस्तेज, सांस फूलना, पेट फूला फूला, भूख न लगना, खाने के प्रति अरुचि और खा लेने से उल्टी हो जाना, निरंतर ज्वर बना रहना और शरीर का ताप कम होना, हृदय की गति अधिक होना, सिर बड़ा और शरीर की आकृति छोटी, सिर के मध्य खड्डा सा दिखाई देना, सिर की हड्डियां मोटी, बाहों के बीच में नाक का भाग चिपका हुआ होना, ये इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। आगे चलेंगे। शरीर में रुधिर का महत्व बताइए। समस्त कशेरुकी प्राणियों के शरीर में चलने वाली जैविक क्रियाओं के नियमन में रुधिर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। रुधिर शरीर की प्रत्येक कोशिका को तरह तरह के पदार्थ गुलित अवस्था में पहुंचाता है। रक्त वाहिनियों में शरीर की नलिका विहीन ग्रंथियों में उत्पन्न रस यानी कि हार्मोन भी सीधे आते हैं, जिनका परिवहन रक्त के माध्यम से होता रहता है तथा शारीरिक नियंत्रण बना रहता है। ये पेज रिपीटेड है, इसको तो हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। थैलीसीमिया रोग के परिणाम बताइए। तो इस रोग के लक्षण जितनी कम उम्र में उपस्थित होते हैं, रोग की घातकता भी उतनी ही अधिक परिलक्षित होती है। ऐसे बालक जीवित नहीं रह पाते। खून की कमी और लाल रक्त कणिकाओं के विनाश के कारण बालक का विकास रुक जाता है।
अस्थियां भी भंगुर हो जाती हैं। ये सभी अस्थियां रोगी को कम उम्र में व अकाल मौत के मुंह में धकेल देती हैं। थैलीसीमिया मेजर से ग्रस्त बीमार की मृत्यु प्राय 5 साल से लेकर 25 साल तक की उम्र में हो जाती है। आगे है कणी श्वेत कोशिकाहीनता रोग का कारण बताइए। तो अस्थि मज्जा का किसी कारणवश गर्त होना ही इसका मुख्य कारण है। एड्स रोग है क्या? यह रोग HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस द्वारा होता है। इस रोग का विषाणु शरीर में रक्षक श्वेत रुधिर कणिकाओं एवं मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। धीरे धीरे प्रभावित कोशिकाएं खत्म हो जाती हैं, रोगी अपनी बीमारियों से घिर जाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है एड्स के कारण। आगे है एड्स के लक्षण बताइए। तो एड्स रोगी में निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे भूख का न लगना, शरीर के वजन में कमी, ज्वर, त्वचा पर दिरौरियां, थकावट, रोग से लड़ने की क्षमता में कमी आदि। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को निमोनिया तथा त्वचा कैंसर अधिक होता है। आगे है एड्स का पता कैसे लगाया जाता है। तो एलिसा परीक्षण से एड्स का पता लगाया जाता है। एक एलिसा नाम का परीक्षण होता है जिससे एड्स नाम के रोग का पता लगाया जाता है। एड्स का क्या तात्पर्य है? यह एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका संक्षिप्तीकरण है। HIV की रोगजनकता पर टिप्पणी लिखिए। तो HIV की लक्ष्य कोशिकाएं यानी कि टारगेट सेल जो होती हैं मुख्यतः T4 लिम्फोसाइट्स होती हैं, अर्थात HIV मुख्य रूप से T4 लिम्फोसाइट्स पर आक्रमण करता है। इन T4 लिम्फोसाइट्स में पहुंचने के बाद वायरस के आवरण तथा प्रोटीन खोल का अपघटन हो जाता है। इसके बाद वायरस का प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसके RNA सूत्र का DNA के एक सूत्र में परिवर्तन उत्प्रेरित करता है। अब यही एंजाइम DNA के सूत्र का द्विसूत्रीय DNA में अणु में परिवर्तन का उत्प्रेक्षण करता है। यह द्विसूत्री DNA अणु पूर्व वायरस के रूप में पोषण कोशिका T4 लिम्फोसाइट्स के DNA में समाविष्ट हो जाता है। अंततः संक्रमित T4 लिम्फोसाइट्स अपघटित हो जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे व्यक्ति की प्रतिरक्षण क्षमता कम होती जाती है, यानी कि जो प्रतिरक्षण क्षमता है, रोगों से बचाव की जो क्षमता है वो कम होती चली जाएगी और HIV की रोगजनकता का शिकार हो जाएगा। आगे है एड्स का विषाणु क्या है। तो एड्स का विषाणु है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। आगे है एड्स का निदानात्मक परीक्षण क्या होता है। तो HIV पॉजिटिव व्यक्तियों का पता लगाना, इसके सामान्यतया 2 जांच यानी कि एलिसा एवं वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण किए जाते हैं। वायरस को अलग कर पता लगाना यानी कि वायरस को अलग करके पता लगाना, और म्यूरेक्स एड्स HIV और परीक्षण, और दूसरा है संपूर्ण कोशिका T4 कोशिका T8 कोशिका की गणना करना, यानी कि T लिम्फोसाइट्स की स्थिति का पता लगाने हेतु। क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी का उद्भवन काल कितना होता है। तो इसका उद्भवन काल 2 से 5 माह का होता है हेपेटाइटिस बी का। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी रोग से मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इस रोग से मनुष्य का यकृत खराब हो जाता है। फिटकरी का क्या उपयोग है। तो फिटकरी रक्त का बहना रोकने के लिए उपयोग में लाई जाती है। प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं। आपातकालीन स्थिति में जो प्रारंभिक सहायता दी जाती है उसे ही प्राथमिक उपचार कहते हैं। आगे है फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाने वाली 4 सामग्रियों के नाम लिखिए। तो रुई, पट्टियाँ, कैंची, डिटॉल व लोशन आदि, आप और भी लिख सकते हैं, मलहम वगैरह। नेक्स्ट है सुरक्षा से आपका क्या आशय है बताइए। तो सुरक्षा से आपका क्या आशय है। सुरक्षा का सीधा अर्थ बचाव से होता है। जब व्यक्ति को किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी अन्य चीज़ से डर, खतरा या सावधानी महसूस होता है तो वह उससे अपने आप को सुरक्षित करने के हर संभव प्रयत्न करता है। यही प्रयत्न सुरक्षा को परिभाषित करते हैं या उसके अर्थ को समझाते हैं। आगे है फर्स्ट एड बॉक्स किसे कहते हैं। आपातकाल की स्थिति में उपचार करने के लिए जिस डिब्बे में आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है उसे फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। यानी कि जो शुरू में हेल्प दी जाती है किसी व्यक्ति को, उसको तो फर्स्ट एड कहते हैं। और फर्स्ट एड बॉक्स किसे कहते हैं, जो कि आपातकाल की स्थिति में उपचार करने के लिए जिस डिब्बे में चीज़ें रखी जाती है। जैसे सभी के घर में फर्स्ट एड बॉक्स होंगे, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा में अपने पास में रखते हैं जिससे कभी इमरजेंसी आने पर उनका हम यूज़ कर लेते हैं, उन दवाइयों का, उन चीज़ों का। नेक्स्ट है प्राथमिक उपचार के 2 सिद्धांत बताइए। तो सबसे पहले पीड़ित की श्वास वापस लाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि अवरुद्ध हो तो
और इसके बाद जहाँ जहाँ रक्तस्राव हो रहा हो उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। अगर ब्लड बह रहा है तो उसे रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। आगे है, यदि पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो जाएं तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आंसर है, यदि पृथ्वी के सभी पौधे समाप्त कर दिए जाएं तो खाद्य श्रृंखला के सभी पोषी स्तरों के जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यदि किसी एक स्तर को नष्ट कर दिया जाए तो पूरी खाद्य श्रृंखला पर असर पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। जैसे देखिए, खाद्य श्रृंखला चल रही है, जो पेड़ पौधे खाना बनाते हैं उसे मनुष्य खाते हैं, मनुष्यों को जानवर खाते हैं और जानवरों को और दूसरे जानवर खाते हैं। तो ये एक श्रृंखला चली हुई है। अगर समाप्त कर दिए जाएंगे पेड़ पौधे जीव जंतु, तो पेड़ पौधे अगर समाप्त होंगे तो क्या होगा, पूरी ही खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगी। आगे है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है। आवेश प्रवाह की दर या मात्रा को इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 4 अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। तो अपेंडिक्स, साइरस, पूंछ की हड्डी, कान की मांसपेशी, नरों में निपल्स, यानी कि ये वो अंग हैं जिनका कोई भी यूज नहीं है, अवशेषी अंग हैं, शेष अंग हैं जिनका यूज नहीं है। आगे है, एक एम्पियर से क्या तात्पर्य है, लिखिए। 1 सेकंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को 1 एम्पियर कहते हैं। खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं। आंसर है, खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर जटिल हो जाती है, जब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन या कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, तो एक प्रकार का जीव कई प्रकार के जीवों के द्वारा खाया जाता है तो एक जाल सा बन जाता है जिसे कि खाद्य जाल कहते हैं। आगे है, विद्युत के 2 कुचालक पदार्थों के नाम लिखिए। तो विद्युत के सुचालक हैं चांदी, सोना, तांबा, एल्यूमिनियम, और विद्युत के कुचालक हैं रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी, यानी कि सूखी लकड़ी होनी चाहिए। आगे है, धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिछले हुए जस्ते में डुबो देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की पतली परत जम जाती है। इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। घरों में छतें बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों, बाल्टियों और ड्रमों को संक्षारण से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण का प्रयोग किया जाता है। आगे है, विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। तो किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है, इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। आगे है, हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। कौन सा अंग है जिसे हेपेटाइटिस बी प्रभावित करता है। तो हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होने वाला लीवर का एक गंभीर संक्रामक रोग है जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। नेक्स्ट, खनिज तथा अयस्क से क्या अभिप्राय है। खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं, जैसे लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, जस्ता, चूना पत्थर इत्यादि। अयस्क उन सेलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हों जिनमें कोई भी धातु अथवा आदि महत्वपूर्ण तत्व हो। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर इसका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि इसको शुद्ध किया जाता है। आगे, किसी दुर्घटना में प्राथमिक उपचार का क्या महत्व है। दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने से पहले उसकी जान बचाने के लिए प्राथमिक उपचार महत्वपूर्ण है। यानी कि कोई दुर्घटना हो गई, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया या कोई ऐसी स्थिति जहां पर ब्लीडिंग हो रही है या कोई गंभीर स्थिति है, तो उसमें फर्स्ट एड जो होती है वो सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। किसी व्यक्ति को कुत्ते द्वारा काटने पर क्या प्राथमिक उपचार किया जाना चाहिए। तो कुत्ते के काटने पर घाव पर लगी कुत्ते की लार को तुरंत पोंछ दें। घाव को साबुन और पानी से कई बार अच्छी तरह धोएं। फिर घाव को एक सूखी निर्जमित ड्रेसिंग से भली प्रकार पोंछकर एक अन्य सूखी पट्टी से लपेट दें। काटने के लगभग 20 मिनट बाद तक घाव पर कार्बोलिक एसिड वगैरह ना लगाएं। मरीज को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाएं। आगे है, मिर्गी का दौरा पड़ने पर व्यक्ति का क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए। तो मिर्गी का दौरा पड़ने पर व्यक्ति को निम्न प्राथमिक उपचार प्रदान किया जाना चाहिए। मुंह से निकलने वाला झाग पोंछ दें। हाथ पैर झटकने की दशा में ध्यान रखें कि किसी चीज़ से उसका कोई अंग जख्मी ना हो जाए। जैसे हाथ पैरों को झटकते हैं लोग मिर्गी के टाइम, तो उनका ध्यान रखें कि कहीं किसी चीज़ से टकराकर उनमें कोई खरोच ना आ जाए, कोई जख्म ना आ जाए। आगे, अगर उसके मुंह में नकली दांत हो तो निकालना संभव हो तो निकाल दें। हालांकि यह असंभव भी हो सकता है क्योंकि वह अपने जबड़े कसे रखता है, और बलपूर्वक निकालना भी हो सकता है क्योंकि वह अपने जबड़े
कसे रखता है और बलपूर्वक निकालना उचित नहीं है। पास की खतरनाक वस्तु जैसे आग, पानी तथा चलती मशीन आदि से बचाव रखना चाहिए। दौरा समाप्त होने के बाद व्यक्ति को करवट से लिटाएं। आगे है दिष्ट धारा किसे कहते हैं, लिखिए। जिस धारा की दिशा और माप में परिवर्तन नहीं होता उसे दिष्ट धारा कहते हैं। नेक्स्ट, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं, जो मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन कर लेते हैं उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। आगे है अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हैं। आंसर, जिनका महत्व उनकी अशुद्धियों से ज़्यादा होता है, ऐसी विधियों का प्रयोग करते हैं। आगे एड्स का पूरा नाम लिखिए। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। PDF फाइल मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। टेक केयर। राधे राधे।